Abdullah Khan. Today we are discussing important unit of anatomy and physiology, that is digestive system. तो आज के इस यूनिट में हम आप लोगों को ये पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के फंक्शन क्या है। इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर के हवाले से, और आज इसमें हम एमसीक्यूज़ भी मेंशन करेंगे जो कि हमारे पास एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं इस यूनिट से। तो अभी हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव्स। तो आज यूनिट में हम ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे कि डिफाइन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिस्ट its function, identify the various organ of digestive system, describe the anatomy and physiology of digestive organ, discuss the role of accessory organ in digestion, discuss digestion of food in mouth, stomach, small intestine, large intestine, discuss absorption of nutrient in digestive system and discuss the process of defecation। तो ये आज की यूनिट में हम ये ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उससे पहले हमारे पास ये याद होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हमारे पास ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका पहला फंक्शन हमारे पास इंजेशन। कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या होते हैं कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जिसमें अगर हम पहले पार्ट्स का बात करें तो माउथ, तो इसके ज़रिए हम फूड टेक करते हैं और लिक्विड। सो इंजेशन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जिसका मकसद ये है कि टेकिंग फूड एंड लिक्विड। इसके बाद फिर हमारे पास डाइजेशन है। डाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास मसल्स की वजह से तोड़ फोड़ होती है खुराक की, और उसके साथ हमारे पास केमिकल भी मिल जाती है, जिसमें एंजाइम्स वगैरह केमिकल्स जो हैं वो मिलके हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में, उसकी एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती है ब्लड में, और ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, और जिस जगह में बॉडी में इसकी नीड होगी उस जगह पे वो जो हमारे पास खुराक पहुंचेगा। इसके बाद हमारे पास इसमें एब्जॉर्प्शन आता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, देखो जब हमारे पास फूड जो है उसकी डाइजेशन होती है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड और लिम्फ में। तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है ये आगे स्लाइड में आ रहा है, जिसमें आप लोग को क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। एंड प्रोसेस हमारे पास इसमें होता है वो है हमारे पास डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है कि जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जब हमारे पास सही खुराक वगैरह जो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट होते हैं तो वो थ्रू डिफिकेशन फिजिस के फॉर्म में हमारे बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ फिजिस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ये चारों फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आता है कि व्हाट विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन, तो आप लोगों ने नन लगाने, क्योंकि ये चारों हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जिसके ज़रिए हम एक लार्ज मॉलिक्यूल लेते हैं और वो हमारे बॉडी में थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की ज़रिए हमारे पास वो एक एब्जॉर्बल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इसके हमारे पास दो मेन सब डिवीज़न है डाइजेस्टिव सिस्टम के। एक हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक हमारे पास है एक्सेसरी ऑर्गन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे पास उसकी लंबाई जो है वो 9 मीटर या 30 फीट्स होती हैं, और इसमें हमारे पास माउथ आता है, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमारे पास वो ऑर्गन आते हैं जो डायरेक्टली आपके पास डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, जिसमें आपके पास डाइजेशन होती है। इसके साथ हमारे पास एक्सेसरी ऑर्गन। याद रहिए कि एक्सेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे पास डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। ये मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये हमारे पास डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमारे पास जो है वो आता है टीथ, दांत, टंग, जबान, सिलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। तो ये हमारे पास ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए याद रहना चाहिए कि एक्सेसरी ऑर्गन हमारे पास कौन से हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो इससे भी हमारे पास जो है सिंपल सा एमसीक्यूज आ सकता है।
ये अब डाइजेस्टिव सिस्टम एज अ होल आप लोगों को दिया गया है, तो इसमें आप ये सब चीज़ें याद करेंगे ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख लें कि ओरल कैविटी हमारे पास है, टीथ हैं, टंग है, सब ग्लैंड, डायफ्राम, लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडिनम, एसेंडिंग कोलन, सीकम, अपेंडिक्स। तो ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब इसमें कौन सा पार्ट कहाँ पे और उसका क्या फंक्शन है ये अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड आप लोगों को पता होगा सिलेवरी ग्लैंड क्या होता है। ये हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो सिलाइवा सेक्रेट करता है। सिलाइवा का काम क्या है? सिलाइवा का काम ये है कि वो फूड को सॉफ्ट करके उसे जो है तोड़ फोड़ में हेल्प आउट करता है, वो फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देता है। तो सिलेवरी ग्लैंड में हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड हैं तो आपको पता होना चाहिए। 3 ग्लैंड है हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड, जिसमें हमारे पास मेन ग्लैंड जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है वो पेरोटिड सिलेवरी ग्लैंड। तो एमसीक्यूज के लिए याद रखने कि पेरोटिड सिलेवरी ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। इसके बाद इसके साथ हमारे पास ये मैसेटर मसल्स भी हैं जिसे मैसेटर मसल्स कहते हैं। इसका काम क्या है? ये आपको चीविंग में हेल्प आउट करता है, चीविंग में हमारे पास ये हेल्प देता है। सबलिंगुअल, इस देखो ये सबलिंगुअल डक हमारे पास है जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड का है। सबमेंडिबुलर डक्ट हमारे पास है, सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड और सबमेंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड। तो ये तीनों अब हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। इससे पहले हम आ जाते हैं टंग पे। तो टंग की एनाटमी हमारे पास कैसे है कि हमारे पास टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन tongue is a muscular organ consisting of connective tissue and interlinking बंडल ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें हमारे पास क्या है कि टंग में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो हमारे पास ब्लड वगैरह जिसमें आता है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं जिसके ऊपर हमारे पास एक स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारे पास टंग को मोशन देते हैं। ये आप बोलते हैं, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ तो ये हमारे पास टंग के मसल्स काम कर रहे हैं। चीविंग के दौरान हमारे पास टंग के मसल्स काम करते हैं, तो ये टंग के स्केलेटल मसल्स फाइबर की वजह से होते हैं जो टंग को अपनी पोजीशन पे रखता है और उसे मूवमेंट देता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम ओरिएंटेशंस ऑफ इंडिविजुअल स्केलेटल मसल्स अलाउ इंक्रीज मूवमेंट ड्यूरिंग चीविंग, स्वॉल्विंग एंड स्पीकिंग। तो ये जो हमारे पास ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलेटल मसल है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये चीविंग, स्वॉल्विंग और स्पीकिंग में हमें हेल्प आउट करेंगे। अब हमारे पास आता है एपिथेलियम। एपिथेलियम जब आप ज़बान को बाहर निकालते हैं तो उसका निचला हिस्सा जो है वो एपिथेलियम कहलाता है, वेंट्रल सरफेस। तो एमसीक्यूज में आता है एपिथेलियम इज द फालजगा सरफेस ऑफ टंग। तो आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियम टंग के निचले हिस्से को कहते हैं और डार्सल सरफेस को कहें कि वो हमारे पास रफ होता है जिसपे प्रोजेक्शंस होती है, उस प्रोजेक्शंस को कहते हैं पेपिली। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें द प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट ऑन द टंग आर कॉल्ड पेपिली। तो हमारे पास 4 टाइप के पेपिली होती हैं, फिलीफॉर्म पेपिली, फोलिएट पेपिली, फंजीफॉर्म एंड सर्कमवोलेट। यहाँ पे आप देखो ये सर्कमवोलेट पेपिली हमारे पास है जो कि टंग के लास्ट पार्ट पे हमारे पास पाए जाते हैं। ये हमारे पास टंग है तो इसके लास्ट पोर्शन पे हमारे पास क्या है? इसके लास्ट पोर्शन पे हमारे पास है सर्कमवोलेट पेपिली। इसके बाद हमारे पास है फिलीफॉर्म पेपिली हमारे पास ये टंग के दरमियान में हमारे पास जो है रिजेस होती हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि फिलीफॉर्म पेपिली में हमारे पास टेस्ट बर्ड नहीं होते। अगर इस चैप्टर से एमसीक्यूज आता है कंसेप्चुअल तो यही एमसीक्यूज आएगा कि फिलीफॉर्म पेपिली हमारे पास वो पेपिली हैं जिसमें हमारे पास सेंसरी वो टेस्ट बर्ड नहीं होते। इसके बाद फंजीफॉर्म पेपिली जो फंजीफॉर्म में माशरूम शेप के हमारे पास पेपिली होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं उसकी लोकेशन। और फोलिएट पेपिली जो हमारे पास है तो वो टंग के साइड पे हमारे पास जो है फोल्ड फॉर्म में होते हैं सर्कमवोलेट पेपिली। अब यहाँ पे एक की एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। तो क्या है कि फिलीफॉर्म पेपिली आर
टीनी स्पाइक्स विदाउट टेस्ट बर्ड। फिलीफॉर्म पेपिली स्पाइक्स लाइक्स होते हैं जो कि ज़बान को रफ बनाते हैं, लेकिन उसमें टेस्ट बर्ड नहीं होते। इसका काम क्या है? इसका काम फूड की तोड़ फोड़ करना है, हेल्प अप्रिशिएट द टेक्सचर ऑफ फूड, और ये फूड को साइज के ज़रिए सेंस आउट करता है। सेंस आउट मतलब कि जब आप कोई नरम फूड लेते हैं, सख्त लेते हैं, रफ लेते हैं, सॉफ्ट स्मूथ लेते हैं, तो आपको कौन बताते हैं? सिर्फ फिलीफॉर्म पेपिली आपको बताते हैं कि ये किस शेप का मीन्स फूड है। क्योंकि अक्सर जो है हम कोई चीज़ उठा लेते, देखते नहीं वैसे खा लेते, तो फिर हमें ज़बान से पता चल जाते हैं कि ये सख्त है, नरम है, जिस टाइप का है, तो ये कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। दूसरा हमारे पास है फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली में क्या होते हैं कि वीकली डेवलप्ड इन ह्यूमन। फोलिएट पेपिली हमारे पास ह्यूमन में कम होते हैं, ये फोल्ड फॉर्म में होते हैं। दे आर पैरेलल रिजेस ऑन द साइड ऑफ टंग 2/3 ऑफ वे बैक फ्रॉम द टिप। देखो यहाँ हम देखें कि ये फोलिएट पेपिली जो हैं ये क्या है कि ये टंग के लास्ट पार्ट में हमारे पास जो है ग्रो होते हैं साइड पे, और ये ह्यूमन में जो है इंतहाई कम होते हैं, और 2 से 3 साल तक जो है इसके बाद ये डिजनरेट हो जाते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख लें कि डिजनरेशन क्या है कि ये ख़त्म हो जाते हैं फोलिएट पेपिली हमारे पास कितने टाइम के बाद? 2 से 3 ईयर्स के बाद। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरा जो है वो है फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली का नेम फंजीफॉर्म इसलिए कि ये मशरूम शेप होते हैं और ये एपेक्स पे पाए जाते हैं, फ्रंट पे टंग के एपेक्स पे पाए जाते हैं। आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट स्पेशली एट टिप एंड साइड ऑफ टंग। ये हमारे पास टिप और साइड ऑफ टंग पे पाए जाते हैं और इसमें इंतहाई ज़्यादा टेस्ट बर्ड होते हैं, जिसकी वजह से आप अक्सर जब आप जो है टंग का टिप किसी फूड के साथ टच करते हैं तो उसका टेस्ट आपको पता चल जाता है। तो वो फंजीफॉर्म पेपिली होते हैं और इसमें टेस्ट बर्ड इंतहाई ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वेलिएट या सर्कमवोलेट पेपिली। ये दे आर अरेंज इन वी शेप ऑन द रियर ऑफ टंग। Each is surrounded by a deep circular trench, are only 7 to 12 and contain 250 taste bud each। अब यहाँ पे देख ले कि ये हमारे पास जो है सर्कमवोलेट पेपिली है। ये हमारे पास यहाँ पे जो पेपिली ये सर्कमवोलेट पेपिली हैं और ये क्या है कि ये हमारे पास जो है वी शेप शक्ल में होते हैं और हर वी शेप शक्ल में हमारे पास 250 टेस्ट बर्ड होते हैं। अब यहाँ पे कलर के ज़रिए आप लोगों को बताए गए हैं कि हमारे पास अगर स्वीट होगा तो वो इस पोर्शन से हम सेंस आउट करेंगे। साल्टी चीज़ का यहाँ से होता है, शोर्ट इसका यहाँ से होता है। सही, ये हमारे पास वी शेप जो है वेलेट पेपिली वी शेप इसमें, तो ये वी शेप हमारे पास वेलेट पेपिली है जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 हमारे पास बनते हैं। तो 7 to 12 ये हमारे पास होते हैं और हर में एक में 250 और टेस्ट बर्ड हमारे पास होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड पे अब आ जाते हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं कि हमारे पास मेन 3 सिलेवरी ग्लैंड हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्लैंड हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक ग्लैंड है। 3 पेयर ऑफ लार्जर मोर डिस्क्रीट ऑर्गन लोकेटेड आउटसाइड ऑफ ओरल म्यूकोसा, दे कम्युनिकेट विद ओरल कैविटी बाय वे ऑफ डक। ये हमारे पास जितने भी ग्लैंड हैं ये एक्सट्रिंसिक ग्लैंड इसे कहते हैं और ये क्या है कि ये माउथ के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू ग्लैंड। द 3 एसेसरी ग्लैंड दैट सेक्रीट सलाइवा इनटू ओरल कैविटी। तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है पैरोटिड gland। तो पैरोटिड gland is the largest of 3 gland and is located below and in the front of ear between the skin and masseter muscle। तो MCQs के लिए कि लार्जेस्ट हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड कौन सा है? पैरोटिड ग्लैंड है। इसकी लोकेशन क्या है? देखो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ईयर होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है ईयर है मिसाल के तौर पे। तो ये क्या है कि ये इसने क्या किया कि ये हमारे पास ये ईयर के फ्रंट में, ये ईयर के फ्रंट में और थोड़ा नीचे जो हमारे पास ये पैरोटिड ग्लैंड है और ये क्या करता है, ये इस डक्ट के ज़रिए जो है माउथ में ओपन होता है। तो ये ईयर हो गया, ईयर के नीचे और फ्रंट में हमारे पास क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। पैरोटिड डक्ट्स passes superficially over the masseter
prefers the buccinator and drain into the mouth opposite to the second upper molar teeth। तो मोलर टीथ आपको पता है कौन से होते हैं, तो ये मोलर टीथ के अपोजिट साइड पे माउथ में एंट्री करता है। किस तरह? मैसेटर, पियर्स एंड बेकेनेटर, ये मसल्स क्रॉस करते हुए ये हमारे पास अपर सेकेंड अपर मोलर टीथ के पीछे जो है माउथ में एंट्री करता है। सेक्रेट अ फ्लूइड रिच इन एमाइलेज, और ये हमारे पास ऐसे फ्लूइड रिलीज करता है जो एमाइलेज में रिच होता है। फिर एमाइलेज क्या करते हैं? वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तोड़फोड़ करता है। बिकम इन्फेक्टेड एंड स्वॉलन विद वम्स। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि ऑलरेडी मैं मम्स जो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक्स मैंने इस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस लिंक्स के जरिए आप मम्स भी देख सकते हैं कि मम्स हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर है। तो कहते हैं कि मम्स में हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड में जो ग्लैंड इफेक्ट होता है, जो स्वाल भी होते हैं और उसकी इन्फेक्शन होती है, तो वो पेरोटिड ग्लैंड हमारे पास है। तो एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मम्स में हमारे पास कौन सा ग्लैंड इफेक्ट होगा, वो हमारे पास इफेक्ट होगा पेरोटिड ग्लैंड। अब सबमेंडिबल ग्लैंड है। सबमेंडिबल ग्लैंड लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ माउथ इनसाइड द सरफेस ऑफ द लोअर जा। तो ये हमारे पास सबमेंडिबल ग्लैंड है जो कि माउथ के फ्लोर पे और लोअर जा के नीचे हमारे पास पाया जाता है। डक्ट एम्प्टीज इनटू द माउथ एट अ पेपिले ऑन द साइड ऑफ लिंगुअल फ्रेनुलम नियर द सेंट्रल इंसिजर। कहें कि ये हमारे पास एम्प्टीज होते हैं माउथ में सेंट्रल इंसीजर की जगह पे, और ये हमारे पास सिक्रीट करता है सीरस फ्लूइड। तो अब आप सोचेंगे कि सीरस फ्लूइड किसे कहते हैं? सलाइवा की तो आपको समझ आती है, सीरस फ्लूइड तो आपने पहली दफ़ा सुना है। तो आगे इससे 2 स्लाइड आगे हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सीरस फ्लूइड जो है एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एमसीक्यूज ये याद रख लें कि सीरस हमारे पास रिलीज होता है किससे? सबमेंडिबल ग्लैंड से। तो आगे हम फिर सीरस फ्लूइड पढ़ते हैं, सीरस फ्लूइड क्या होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड जो है वो कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड आर द स्मॉलेस्ट ऑफ सिलेवरी ग्लैंड एंड इज लोकेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ अंडर द टंग। तो सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे पास है, ये सिलेवरी ग्लैंड का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है और ये टंग के नीचे हमारे पास पाया जाता है। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि स्मॉलेस्ट जो ग्लैंड है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है और लार्जेस्ट जो है वो पेरोटिड ग्लैंड है। हैव सेवरल डक्ट दैट एम्प्टी इनटू द माउथ पोस्टीरियर टू द पेपिला ऑफ द सबमेंडिबुलर डक्ट। जो सबमेंडिबुलर डक्ट हैं इसके पोस्टीरियर बैक साइड पे, यहाँ पे जो है आपको आप नज़र आ रहे हैं कि देखो ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड है, तो इसका पोस्टीरियर पोर्शन यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सबमेंडिबुलर ग्लैंड। तो ये क्या है? ये सबलिंगुअल ग्लैंड ये पोस्टीरियर पे, और क्या है कि मैंडिबल पोस्टीरियर ऑफ द माउथ पे पाया जाता है, और पेपिला ऑफ द सबमेंडिबुलर डक्ट के पेपिला के साथ ये पाया जाता है, और इसका काम क्या है? ये सेक्रेट करता है म्यूकस को। तो अब 3 एमसीक्यूज मीन ये बन गए। पेरोटिड ग्लैंड सेक्रेट करेगा सिलाइवा को, सबमेंडिबल ग्लैंड सेक्रेट करेगा सीरस फ्लूइड को, और सबलिंगुअल ग्लैंड सेक्रेट करेगा हमारे पास म्यूकस को। अब सिलाइवा की कंपोजिशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद सीरस बढ़ेंगे। सही है। सिलाइवा 99.5% इसमें वाटर होता है, और ये वाटर एज अ मीडियम काम करता है कि इसमें फिर फ्लूइड की डिजॉल्विंग अच्छे तरीके से होती है। एंड 0.5% जो हमारे पास वो सल्यूट होता है। सल्यूट में अब सिलाइवा में क्या है? सिलाइवा में हमारे पास इंजाइम होते हैं एमाइलेज। एमाइलेज डाइजेस्टिव इंजाइम फ्रॉम द पेरोटिड ग्लैंड दैट एक्ट ऑन द स्टार्च। ये हमारे पास क्या है कि डाइजेस्टिव इंजाइम है जो कि पेरोटिड ग्लैंड से क्रिएट करता है, और ये स्टार्च पे एक्ट करके उसे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा हमारे पास म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? इट लुब्रिकेट फूड फॉर इजी स्वॉल्विंग। म्यूकस चूँकि हमारे पास स्लिपरी होते हैं तो ये लुब्रिकेट करते हैं फूड को, और जब लुब्रिकेट हो जाते हैं फूड तो उसकी हमारे पास स्वॉल्विंग इजी होती है। इसके बाद लाइसोजाइम। लाइसोजाइम्स क्या हैं? लाइसोजाइम्स हमारे पास हैं कहें कि इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टीथ फ्रॉम डीके। लाइसोजाइम हमारे पास क्या एंजाइम है कि ये हमारे बॉडी को, हमारे माउथ को बैक्टीरिया से बचाता है, और
टूथ को डिके होने से भी बचाता है। तो ये आपके बॉडी का एक किस्म का वो जो है एंजाइम ऐसा है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह आपको माउथ में होगा तो आप ये आपको उससे बचाता है। इसके बाद जो है हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मेन एनाटमी। क्या है कि मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक क्या है कि ये मेनली हमारे पास 4 लेयर का बना होता है। पहला हमारे पास है म्यूकोजा। म्यूकोजा इज म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग देन द ल्यूमन। देखो हमारे ल्यूमन किसे कहते हैं, इंटरनल पोर्शन ऑफ जो हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो इसको ल्यूमन कहते हैं। तो उसमें हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्लेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन इंटरनल की तरफ होता है और ये इस ल्यूमन को क्या है इसको गीला रखता है तो फिर सॉल्विंग वगैरह हमारे पास इजी होती है। इसके बाद हमारे पास एपिथेलियम। एपिथेलियम कब अब म्यूकोजा के एक पोर्शन है। पहला हमारे पास है एपिथेलियम। एपिथेलियम इंटरनल की तरफ से होता है जिसके साथ आपके फूड का डायरेक्ट कांटेक्ट हो। सही है, तो इंटरनली जो हमारे पास फूड के साथ कांटेक्ट होता है और जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है तो वो एपिथेलियम है। दूसरा हमारे पास लेमिना प्रोप्यूरा। लेमिना प्रोप्यूरा हमारे पास कनेक्टिव लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर है। इसमें हमारे पास ब्लड और लिम्फेटिक्स डक्ट्स आए हुए होते हैं जहाँ से हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती हैं। तो ये आगे हम लेमिना प्रोप्यूरा को अभी आगे डिस्कस करते हैं। मस्कुलरस म्यूकोजा। मस्कुलरस म्यूकोजा हमारे पास स्मूथ मसल थिन लेयर, ये हमारे पास स्मूथ मसल है। तो स्मूथ मसल लेयर है, ये हमारे पास मोटिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करते हैं, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अब क्या है, अब एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको कहा कि ल्यूमिना प्रोप्यूरा को आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ल्यूमिना प्रोप्यूरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 3 प्लेट, लेमिना कहते हैं 3 प्लेट को, प्रोप्यूरा कहते हैं ओन को। इज अ एरोलियर कनेक्टिव टिश्यू हैविंग ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल फॉर एब्जॉर्प्शन। इसमें हमारे पास ब्लड और लिम्फेटिक वेसल इसके साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो एब्जॉर्प्शन होती हैं तो वो इस लेमिना प्रोप्यूरा की वजह से होती हैं। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें। दूसरा हमारे पास सबम्यूकोजा। सबम्यूकोजा फॉर्म बाय एरोलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स म्यूकस टू मस्कुलर एक्सटर्ना। सबम्यूकोजा हमारे पास वो मस्कुलर एक्सटर्ना और हमारे पास न्यूरल इंटरनल म्यूकोजा के दरमियान कनेक्शन है, दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें हमारे पास न्यूरॉन सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम जो कि हमारे पास सबम्यूकोजल प्लेक्सस, इसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं और लिम्फेटिक टिश्यू हमारे पास सबम्यूकोजा लेयर में होते हैं। तीसरा लेयर हमारे पास है मस्कुलर एक्सटर्ना। मस्कुलरस एक्सटर्ना कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 2 लेयर ऑफ स्मूथ मसल। एक हमारे पास सर्कुलर मसल्स होते हैं, देखिए एक हमारे पास ये सर्कुलर मसल्स हो गए, एक तो ये हमारे पास सर्कुलर मसल हो गए। दूसरा हमारे पास मस्कुलर्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। तो क्या काम होते हैं कि ये पेरिस्टाल्सिस में हमारे पास मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या किस तरह कि देखो ये हमारे पास अगर एक नॉर्मल यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखो अगर ये हमारे पास नॉर्मल डक्ट्स है, सही है, तो फिर क्या करते हैं कि जो सर्कुलर मसल है तो वो उस डक्ट को इस तरह जो है वो उस डक्ट को इस तरह वो कर लेता है, ट्विंच कर लेता है। तो ये इसको मीन्स यहाँ से पुश करना और यहाँ से पुश करना ये सर्कुलर मसल ने किया। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो उसको नीचे की तरफ पुश कर लेता है, फिर ये हमारे पास एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाते हैं। तो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का काम है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये नॉर्मल है, ये हमारे पास जो है ड्यूरिंग खुराक आपका इस तरह होता है, तो ये अंदर की तरफ लेकर जाना, ये हमारे पास काम हो गया सर्कुलर मसल्स का। अब लॉन्गिट्यूडनल मसल इसको इंटरनल नीचे की तरफ जो है ट्विंच करते हैं, तो ये बोलस जो है फिर ये यहाँ पे होते हैं, फिर ये यहाँ पे ये बोलस फिर नीचे आता है। तो ये हमारे पास जो है ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का जो है फंक्शन है। इसके बाद जो है द इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि ये मसला ये मूवमेंट हमारे पास इनवॉलेंट्री होती है, क्योंकि एक दफ़ा जब आपका खुराक आपके हलक से नीचे उतर गया तो ये इनवॉलेंट्री स्टमक में जाएगा और किस तरफ से जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के ज़रिए। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कौन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स।
अब यहाँ पे है सिरोसा। सिरोसा मीन्स सिरस मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट लेयर। जो एक्सटर्नल लेयर है वो सिरोसा कहते हैं, सिरस मेम्ब्रेन। तो ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो सिरस फ्लूइड था, तो सिरस फ्लूइड जो है मैंने आपको क्या आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अब बात हो रही है सिरस सिरोसा की। सिरोसा को है मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो 4 लेयर का बना है। तो उसका एक्सटर्नल का जो लेयर है वो सिरोसा है। सिरोसा मीन्स सीरस मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट लेयर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजरल पेरिटोनियम। इसे विजरल पेरिटोनियम भी कहते हैं क्योंकि इसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के नज़दीक होते हैं। अब पेरिटोनियम मेम्ब्रेन क्या है, पेरिटोनियल कैविटी क्या है, ये एक अलग टॉपिक है जो कि आप जो है आगे पढ़ते हैं। जब आप बॉडी कैविटीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी की बात आती है। It begins in the lower 3 to 4 centimeter of esophagus and end with sigmoid colon। ये क्या होते हैं कि ये एसोफेगस से 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर जब आप नीचे आते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है, और सिग्माइड कोलान जो कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वहाँ तक इसके जो है ये सिरस मेम्ब्रेन सिरोसा मेम्ब्रेन हमारे पास होता है। तो एमसीक्यूज के लिए आप ये वैल्यू याद रखेंगे और ये सिग्माइड कोलान ये याद रखेंगे। द एसोफेगस, स्टमक एंड intestine have a nervous network called enteric nervous system which regulates digestive tract motility, secretion and blood flow। और देखा सिरोसा में क्या होते हैं कि हमारे पास enteric nervous system होता है जो कि स्टमक, इंटेस्टाइन और एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन का एक नर्वस नेटवर्क बनाता है। और ये नर्व नेटवर्क, ये न्यूरॉन जो हमारे पास है इसका काम क्या है कि ये हमारे पास जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी, सेक्रेशन और ब्लड फ्लो में जो है इम्पोर्टेंट काम करते हैं न्यूरॉन ऑफ। अब यहाँ पे है एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो कि हमने पढ़ लिया कि वो सिस्टम जो कि एसोफेगस, माउथ और स्टमक, इंटेस्टाइन में होगा और वो हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट देगा हमारे पास जीआई ट्रैक्ट को, वो हमारे पास सेक्रेशन में भी काम करेगा और ब्लड फ्लो में ये काम करता है हमारे पास। अब न्यूरॉन ऑफ एंटेरिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि दे अरेंज इनटू 2 ग्रुप। एक सब म्यूकोजल प्लेक्सस है हमारे पास और एक हमारे पास है माइंट्रिक प्लेक्सस। तो सब म्यूकोजल प्लेक्सस जिसे हम प्लेक्सस मेसिनर्स भी कहते हैं, और हमारे पास एक मेंटेरिक। जो एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे अगर आए कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट हैं, तो हमारे पास सब म्यूकोजल और मेंटेरिक प्लेक्सस हैं। मेंटेरिक प्लेक्सस आर प्लेक्सस ऑफ आर्म बैक फाउंड बिटवीन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स ऑफ मस्कुलरस एक्सटर्ना। इसमें कौन कौन से पोर्शन है, इसमें हमारे पास हैं कि इसमें हमारे पास ये म्यूकोजा, ये म्यूकोजा है जिसमें एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्यूरा, मस्कुलर म्यूकोजा होते हैं। दूसरा हमारे पास सब म्यूकोजा जिसमें मेसिनर्स हैं। तीसरा हमारे पास मस्कुलर प्रोप्यूरा। तो ये ऑलरेडी सिरोसा, एडवेंटिशिया। तो ये ऑलरेडी 4 लेयर जो है ये अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट नज़र आएगा कि जो इंटरनल होगा वो हमारे पास जो है एपिथेलियम होगा। फिर एपिथेलियम के बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है कि सब म्यूकोजा हमारे पास इसके बाद आ जाता है। ये देखो ये सब म्यूकोजा लेयर हैं। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि मेसिनर। देखो अब ये मेसिनर पर प्लेक्सस है, तो ये न्यूरॉन सिस्टम है। सब म्यूकोजल प्लेक्सस या मेसिनर कार्पस प्लेक्सस जो कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये और ये मेंटेरिक प्लेक्सस हैं, ऑन बैक प्लेक्सस भी कहते हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन सिस्टम है जो कि मोटिलिटी परफॉर्म करता है, जो कि सेक्रेशन करता है, जो कि ब्लड फ्लो करता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन, गैस्ट्रिक सेक्रेशन कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज अ कलरलेस वाटरी एसिडिक प्रोड्यूस इन स्टमक। ये कलरलेस होता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। वाटरी होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, इसका पीएच कम होता है, एसिडिक होता है और स्टमक में इसकी प्रोडक्शन होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास वाटरी फ्लूइड है, सॉफ्ट है। इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास वाटरी फ्लूइड है, सही है। पेल कलर इसका कलर होता है। पीएच इसका 1 से लेकर 3 तक होता है, जो ये शो करता है कि ये एसिडिक है। और इसकी एसिडिटी किस वजह से होती है, वो होती है हमारे पास HCl की वजह से। और ये कितना, ये पर डे हमारे बॉडी में कितना गैस्ट्रिक जूस
2 से लेकर 3 लीटर तक हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है वो रिलीज सेक्रेट होता है। अब केमिकल कंपोजिशन इसकी ये है कि 97 से लेकर 99% तक ये हमारे पास वाटर से बना होता है। इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होती हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, म्यूकिन, डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन्स होते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह। तो ये हमारे पास जो है ये इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह इसमें हमारे पास होते हैं, सोडियम कार्बोनेट ये चीज़ें, और डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज़ करता है, ये हमारे पास हार्मोन भी रिलीज़ करता है, ये म्यूकस भी रिलीज़ करता है। द गैस्ट्रिक सेक्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो बात क्लियर है, मैंने आपको बता दिया कि इंटरनल लेयर जो कि फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा वो एपिथेलियम लेयर कहलाएगा। अब चूंकि इंटरनल लेयर एपिथेलियम में, तो जाहिर बात है कि ये हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एपिथेलियम में होते हैं और ये सेक्रेशन करते हैं। गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल विच कवर द इंटायर ल्यूमन सरफेस। और ये हमारे पास गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल है जो कि इंटायर ल्यूमन को उन्होंने कवर किया हुआ होता है और ये सेक्रेट करते हैं म्यूकस को। These cells secrete a bicarbonate rich mucus that coat and lubricate the gastric surface epithelium from hydrochloric acid and pepsin and other chemical changes। देखो जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि गैस्ट्रिक जूस हैं वो हमारे पास एसिडिक हैं, तो एसिडिक तो आपके स्किन के लिए ख़राब हैं, नुकसानदेह हैं। तो क्या होते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन बाइकार्बोनेट को सेक्रीट करता है, तो वो इंटरनल कवर कर लेते हैं आपके स्टमक को। तो जब वो आपके स्टमक को कवर कर लेता है तो आपका स्टमक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, केमिकल्स, एंजाइम वगैरह, पेप्सिन, इन चीज़ों से जो है महफूज रहता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन का हमारे बॉडी में ये फंक्शन है। अब पेराइटल सेल्स कौन से सेल हैं? दे सेक्रेट HCl इनटू स्टमक ल्यूमन वेयर इट एस्टेब्लिश एन एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट। MCQs के लिए याद रख लें कि पेराइटल सेल हमारे पास HCl सेक्रेट करता है। ये मैंने अक्सर MCQs में देखा है कि HCl इज सेक्रेटेड बाय पेराइटल सेल। FSA में भी इसके MCQs आते हैं और यहाँ पे नर्सिस, पैरामेडिक्स वगैरह के जो पेपर होते हैं तो उसमें भी ये MCQs हमारे पास आते हैं। दिस एसिड इज important for activation of pepsinogen and inactivation of ingested microorganisms such as bacteria। तो इसका क्या काम होगा कि ये हमारे पास पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन जो हमारे पास है, तो ये उसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में। और दूसरा जो हमारे पास इंजेस्टेड बैक्टीरिया, जो फूड के साथ बैक्टीरिया माउथ में चले गए तो वो स्टमक में उसको क्या करता है, उसको किल करता है। दे आल्सो सेक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज नेसेसरी फॉर इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह को रिलीज़ करता है, ये हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, विटामिन वगैरह को रिलीज़ करते हैं। तो वो क्या काम करते हैं कि वो हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह को रिलीज़ करे, तो वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंतहाई इम्पोर्टेंट काम करते हैं। अब ये हमारे पास चीफ सेल हैं जो कि स्टमक सेल में एक हिस्सा है कि दे सेक्रेट पेप्सिनोजिन, ज़ाइमोजिन। देखो ज़ाइमोजिन गैस्ट्रिक के जितने भी एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में जब हो तो उसे ज़ाइमोजिन कहते हैं। तो अगर ज़ाइमोजिन में हमारे पास पेप्सिन की बात हो रही है तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन इज कॉल्ड पेप्सिनोजिन। तो चीफ सेल पेप्सिन को रिलीज कर ले, पेप्सिनोजिन को रिलीज कर लेते हैं स्टमक में। अब वो पेप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, किसकी मदद से? गैस्ट्रिक जूस एसिड्स की वजह से जो हमने सेक्रेट हुआ है, पेराइटल सेल ने सेक्रेट किया है। और ये पेप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये MCQ जो हैं ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में और बायोकेमिस्ट्री में भी आते हैं। पेप्सिन का काम क्या है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है। इन यंग एनिमल चीफ सेल आल्सो सेक्रेट रेनिन एंड दैट प्रोटीन दैट हेल्प टू कोगुलेट मिल्क अलाउइंग इट टू बी रिटेन मोर देन ब्रीफली इन अ स्टमक। क्या है कि रेनिन, तो डबल एन वाला जो हमारे पास है वो स्टमक में है। तो क्या करते हैं कि ये हमारे पास बच्चों, छोटे बच्चों में, एनिमल्स में हमारे पास, और एनिमल्स में हमारे पास, छोटे एनिमल्स में क्या होते हैं कि चीफ सेल वो रेनिन भी रिलीज करते हैं जिसका काम कोगुलेटिंग ऑफ मिल्क
जो कि मिल्क को कोगुलेट करे और फिर जो है उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह उनमें अच्छे तरीके से होते हैं। द एपिथेलियम सेल आल्सो प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन गैस्ट्रिन पेप्टाइड दैट इज इंपॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ एसिडिक कंसेक्रेशन एंड गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड सोमेटोस्टेटिन। तो क्या होते हैं कि ये हमारे पास गैस्ट्रिन हार्मोन को भी रिलीज करता है, जिसका काम क्या है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, सोमेटोस्टेटिन और एसिड सेक्रेशन वगैरह को कंट्रोल करना। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और उनकी सेक्रेशन है कि हमारे पास पैराइटल ग्लैंड जो है वो HCl को रिलीज करता है, उसका काम क्या है, उसमें हमारे पास गैस्ट्रिन वगैरह होते हैं, उसका काम क्या है कि फूड की तोड़ मोड़ करना, उसका काम प्रोटीन वगैरह जो है उसको वो ख़त्म करना, जो कि पेप्सिन का है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और इसका अपना अपना फंक्शन है। अब ये एक्सटर्नल ग्लैंड सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक जो है फिर क्या है कि गैस्ट्रिक ल्यूमन हमारे पास होते हैं, उसके बाद गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, मसल्स, म्यूकस नेक सेल, ये हमारे पास नेक की तरह जो है म्यूकस नेक सेल्स होते हैं छोटे टाइप, उसके बाद चीफ सेल जो कि रिलीज़ करते हैं किसको, पेप्सिनोजिन को। इसके बाद पैराइटल सेल्स क्या काम करते हैं, जो कि रिलीज़ करता है हमारे पास चीफ सेल गैस्ट्रिन को रिलीज़ करते हैं, पैराइटल सेल हमारे पास रिलीज़ करते हैं किसको, HCl को। अब हमारे पास गैस्ट्रिक सेक्रेशन के 3 फेजेस होते हैं कि देखो जब भी आपके बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होते हैं तो क्यों होगा, कैसे होगा। तो इसके 3 स्टेज हैं। एक हमारे पास है सेफेलिक फेज, ये इंतहाई गौर के साथ आप सुने सेफेलिक फेज को कि ये हमारे पास इट इज़ मीडिएटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ट्रिगर्ड बाय साइट स्मेलिंग, चीविंग और इवन थॉट ऑफ फूड। देखो जब हमारे पास कहीं पे फूड देखते हैं या हम स्मेल करते हैं या हम चीविंग करते हैं या इवन दो अगर हम खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास 10 से लेकर 30% तक गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सेक्रेट हो जाता है। इस फेज को कहते हैं सेफेलिक फेज। दूसरा हमारे पास है गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज इज ट्रिगर्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक, both chemical and mechanical sensing are involved, account for 70 to 90% of acid secretion। जब हमारे पास फूड स्टमक के बॉडी से टच होता है तो वो हमारे पास तब हमारे पास जो है ऐसे गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेट होता है और 70 to 90% गैसेज सेक्रेशन हमारे पास गैस्ट्रिक फेज के जरिए होती है। तीसरा हमारे पास इंटेस्टिनल फेज होता है, दैट प्रेजेंस ऑफ काइमा मोस्ट प्रोबेबली अमाइनो एसिड इन इंटेस्टाइन ट्रिगर अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। अब अगर हमारे इंटेस्टाइन में क्या है कि वहाँ पे अगर हमारे पास अमाइनो एसिड वहाँ पे हमारे पास काइमा वगैरह टच होता है तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड्स की सेक्रेशन करते हैं और ये 5% होते हैं। तो MCQs के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए 10 to 30% हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेट होगा। तो वो किस वजह से कि हम कोई फूड वगैरह देख लेते हैं। 70 to 90% हमारे पास एसिड सेक्रेशन होते हैं किस वजह से कि अगर फूड हमारे स्टमक वाल को टच कर ले, अगर इंटेस्टिन वगैरह में कोई चीज़ें उस वजह से स्टिमुलेट होता है तो वो हमारे पास 5% हैं। अब ये स्टमक के पिक्चर आपके सामने है कि ये हमारे पास ऊपर को कहते हैं फंडस, ये हमारे पास बड़ी उसकी बॉडी है पायलोरस, और यहाँ पे जो है ओरिफाइस यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है ये अटैच होता है स्टमक। ये आपको इसका कलर का पिक्चर है, ये देखो। अब स्टमक के फंक्शन क्या क्या हैं तो आप लोगों को याद आने चाहिए कि स्टमक के फंक्शन क्या हैं। 3 मेन फंक्शन है। एक तो ये को स्टोर करता है फूड को, हमें सबको पता है कि ये फूड को स्टोर करता है क्योंकि स्टमक में हम सुबह खा लेते हैं तो दोपहर तक जो है वो फूड हमारे बॉडी में स्टमक में रहता है, उसकी डाइजेशन स्लोली होती है। सेक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम दैट बिगिन प्रोटीन डाइजेशन, ये हमारे पास एंजाइम्स और हार्मोन को रिलीज़ करता है तो फिर उसका काम डाइजेशन वगैरह में काम होता है। अगर स्टमक ना होता तो ये HCl वगैरह कहाँ पे रिलीज़ होता, तो ये भी दूसरा फंक्शन हो गया हमारे पास। तीसरा हमारे पास है द इंटेस्टाइन इज पल्वराइज्ड एंड मिक्स विद गैस्ट्रिक सेक्रेशन टू प्रोड्यूस अ थिक लिक्विड मिक्सचर नोन एज काइमा। देखो स्टमक से निकलते वक्त हमारे पास जो है फूड जो है बोलस वगैरह वो काइमा में कन्वर्ट हो चुका हुआ होता है। तो फिर क्या करता है, काम करता है कि स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक टू प्रोड्यूस वो गैस्ट्रिक एसिड को यूज़ करके उसको फूड को काइमा में कन्वर्ट कर देता है जो कि हमारे पास इजीली फिर जाता है नीचे। अब एब्जॉर्प्शन की बात
तो अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं कि जब हमारे पास फूड जो है वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्बेबल सब्रान में ऑब्जर्व हो जाए, तो हमारे पास जीआई ट्रैक्ट के साथ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स भी गए हुए होते हैं, तो उसमें थ्रू ऑस्मोसिस वगैरह एब्जॉर्प्शन होती हैं फूड को। वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन अकर इन स्टमक, स्टमक में इंतहाई कम एब्जॉर्प्शन होती हैं। द स्टमक डज ऑब्जर्व सम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सर्टन ड्रग्स लाइक एस्प्रिन एंड अल्कोहल। तो आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें, अक्सर आते हैं कि एस्प्रिन हमारे पास, एस्प्रिन की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्टमक में। बाकी डिफरेंट अक्सर चीज़ों की एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इज फास्टर इन फीमेल देन मेल बिकॉज फीमेल हैव लेस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो आप ये याद रख लें कि अल्कोहल जो है वो फीमेल में इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह बनिस्बत मेल के। वो कहें कि उसमें वो एंजाइम नहीं है जो हमारे पास अल्कोहल को जो है उसको ख़त्म करे। मिसाल के तौर पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो ये कम होने की वजह से हमारे पास फीमेल में क्या होते हैं कि उसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होते, वो जो है उसमें एब्जॉर्प्शंस ऑफ अल्कोहल जो है वो इंतहाई ज़्यादा होती हैं, जो कि नुकसानदेह है। मोस्ट डाइजेशन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट इज़ एडेड बाय 3 एसेसरी स्ट्रक्चर, द पेनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो है इसी तरह जिस तरह पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। देयरफॉर इट इज़ एन स्मॉल इंटेस्टाइन दैट मोस्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन, और यही स्मॉल इंटेस्टाइन है कि हमारे बॉडी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। अब जो है फंक्शनल एनाटमी ऑफ लीवर एंड बाइलरी ग्लैंड। तो क्या है कि लीवर हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, हम मानते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट लोब्स होते हैं, 3 राइट लोब्स, लेफ्ट लोब, हेपेटिक लोब्स, क्वाड्रेट लोब, कैंडिडेट लोब। तो हमारे पास लीवर जो है वो किस काम का करता है वो तो आप सब लोगों को पता है कि लीवर हमारे पास जो है बाइल रिलीज़ करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और लीवर हमारे पास जो है वो उसके डिफरेंट लोब्स होते हैं, और ये क्या होते हैं डाइजेशन में हमारे पास जो है हेल्प आउट करते हैं। तो किस तरह हेल्प आउट करते हैं कि हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है उसका हेपेटिक सिस्टम का। देयर आर 50 to 1 लेक लोब्यूल इन द लीवर, और लीवर में हमारे पास 50,000 से लेकर 1 लेक तक हमारे पास लोब्यूल होते हैं। ये हमारे पास जो है कि स्टमक की पोजीशन है कि पोर्टल वेन कौन सा है, कार्डेट वेन, सिस्टिक डक्ट वगैरह, ये हमारे पास स्टमक के पिक्चर हैं। तो ये आज का हमारा सा छोटा सा यूनिट था। अगर इसमें आप लोग को कोई क्वेश्चन वगैरह हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।